Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. एंड गाइज अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है 2023 वाली, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड सबका जो कॉमन डाउट है सारे स्टूडेंट्स का, दैट इज़ फॉर पेपर 3 कि हम जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान को कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिज़िक्स के काफ़ी कंसेप्ट उनके क्लियर हैं, तो फिजिकल साइंस तो वो आराम से प्रिपेयर कर ही लेंगे। जो टॉपिक्स छूटे भी हैं उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। विदाउट जनरल स्टडीज़ आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप फिज़िक्स में कितना भी अच्छा स्कोर कर लें आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। 300 मार्क्स का 300 क्वेश्चन आपको करने होंगे ओनली इन 6 आवर्स। 150 क्वेश्चन मतलब 300 क्वेश्चन करने होंगे, और दोनों पेपर्स का जो वेटेज है दैट इज़ ओनली 75 एंड 75, तो 150 मार्क्स का वेटेज ही है वहाँ पर। आप मैक्सिमम वहाँ से कोशिश करेंगे तो 150 आउट ऑफ 150 लाना पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको 100 तक आप पहुँचते हैं वहाँ से तो भी बहुत मुश्किल काम है कि आप पेपर में, फिजिक्स के पेपर में 150 में से 100 मार्क्स लेकर आ सके उस पेपर में। दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपको राजस्थान जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सो आई एम शेयरिंग सम टिप्स की कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड इन माई एग्जामिनेशन, दैट हेल्प मी अलॉट। तो सबसे पहली चीज़ तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, आप सिलेबस यहाँ पर देखेंगे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके में। बट यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दिस टॉपिक, तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। तो आपने यदि पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है देन इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और हिस्ट्री में क्या करना है आपको, लाइक जो टॉपिक्स है यहाँ पर हम देख रहे हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस। तो यहाँ पर जो मेसोलिथिक आपका स्टोन एज है उसके बारे में बात की जा रही है, निम्बाहेड़ा की बात की जा रही है, बागोर की बात की जा रही है, मंडिया की बात की जा रही है। तो ये जो सभ्यताएं हैं, निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडिया, तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा बाकी सभ्यताएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इट्स नॉट ओनली यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 सिविलाइजेशंस और बाकी सब आपने स्किप कर दिया। आपको सारी सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं, कालीबंगा हो गई, आपकी जो है आहड़ सभ्यता हो गई, सब आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। सो बहुत डिटेल में डिस्कशन आपको इसका पढ़ना होगा कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन यहाँ से पूछे गए हैं कि हाथी दांत के जो आपके औजार है वो कहाँ से मिले हैं, तीखे नुकीले औजार कहाँ से मिले हैं, तांबे के औजार कौन सी सभ्यता में मिले थे, या इनमें बहुत बहुत डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो ही आप इस टॉपिक के अंदर जाएं, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू मेमोराइज द फैक्ट्स एंड सेकेंड थिंग टू रिकॉल दैट, उसको रिवाइज करना। आप पढ़ लेंगे एक बार तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो पोर्शन है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने। आप यदि किसी कोचिंग के मटेरियल आपको मिल जाता है या कोई कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रही है अच्छा कंटेंट, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करेगा उसे, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो आप बुक से इतना नहीं पढ़ पाएंगे। जो लक्ष्य वाली बुक्स है मैंने उनसे पढ़ा था, तो लक्ष्य वाली बुक्स आप ले सकते हैं। उसके 2 पोर्शन रहेंगे आपके पास, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पूरा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को कंसीडर करता है, और पार्ट 2 में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो बहुत बहुत मोटी बुक है और इतना सब कुछ एक ही पेज में लिखा हुआ है, लाइक बहुत ज़्यादा इतना छोटा छोटा अक्षरों में लिखा गया है कि आप 1 पेज 2 पेज पढ़ रहे हैं उसमें आपकी बैंड बच जाने वाली है। और इतना ज़्यादा कंटेंट आप कितना मेमोराइज करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं, आप उसको लिंक कर रहे हैं, लाइक स्टोरी बनाकर या कुछ ट्रिक्स बनाकर आप चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो सभ्यताएं थी, या फिर जो हमारे पास, जैसे मेवात की हम बात करें तो अलवर वाले क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। जब आपसे बात की जाए बागोर की तो इधर की साइड वाला हो गया, आहड़ की, शिवी की बात की जाए, शिवी नगरी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो एरिया उसे बोला जाता था। मेवाड़ की बात की जाए तो उदयपुर चित्तौड़ का जो एरिया है वो मेवाड़ में आ जाएगा। आपसे मांड जाति कहाँ रहा करती थी, तो मांड लोग जो आके जैसलमेर में शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आप देख रहे हैं उनके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है कि आप जैसलमेर में क्षेत्र को मांड क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी पाकिस्तान वाले रीजन में। तो पाकिस्तान से क्या हुआ कि वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए, जब वहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए तो वो शिफ्ट होकर मांड जाति जो है उस एरिया में आके शिफ्ट हो गई, वो पाकिस्तान से जैसलमेर में आगे शिफ्ट हो गई। उस टाइम में पूरा एक सिंधु घाटी सभ्यता वाला एरिया था, तो उसे अब मांड क्षेत्र कहने लगे। इसी तरीके से आपके जो
गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया को डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपके जो नीचे जो बांसवाड़ा और ये सारे, तो आपको पूरा मैप याद होना चाहिए। तो आप पहली चीज़ तो मैप से स्टार्ट करें अपना, कि इसकी क्या क्या पोजीशन है, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कौन सा पहला गांव है, कौन सा लास्ट गांव है, यहाँ पे कौन सा पहला, यहाँ पे कौन सा लास्ट है, कौन सी सीमाएं लग रही है अंतर्राज्यीय, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लग रही है। इसके अलावा साथ ही में यहाँ पर जो ज़िले हैं उनकी भी आपस में जो बॉर्डर है उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि एक ज़िला है वो मैक्सिमम कितने बॉर्डर्स के साथ है। तो आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए अच्छे से, कि कैसे कहाँ पर डैम्स बने हुए हैं, तो वो डैम्स जो है कौन सी जगह पे लोकेटेड है, उस मैप में आप उसको लोकेट करिए कि ये वाले इतने डैम्स हैं राजस्थान में और ये सारे डैम यहाँ पर लोकेटेड है, ये जो सभ्यताएं हुई है यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर देखिए डायनेस्टीज़ में आपको बहुत सारी पढ़नी है, तो बहुत सारी डायनेस्टीज़ यहाँ पर हुई है ना। आपका जो मेवाड़ में पूरा राणा वंशज चलेगा, तो मेवाड़ का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, सबसे ज़्यादा बड़ा इतिहास वहीं का रहेगा। आप मारवाड़ का पढ़ सकते हैं, बट अकेले मारवाड़ का काम नहीं करेगा क्योंकि वो मेवाड़ से लिंक्ड है। जैसे हम बात करें राणा कुंभा के टाइम की, तो उस टाइम जो मालदेव थे वहाँ से भाग कर आ गए थे और उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने जो है उनसे शादी कर ली थी, उनके बेटे ही थे वो, बाद में उन्होंने उसको मार दिया था राव मालदेव को, और उनका जो पुत्र है वो वहाँ से जान बचा के भाग गया था, और हंसा देवी का भाई था वो। इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आपस में रिलेटेड है कि जो मालदेव थे जोधपुर से थे, कैसे उनको जो है कुंभा ने कैसे उनको मारा यहाँ पर लाकर, जो है कितना मतलब साजिशें रची गई, कितनी कॉन्स्पिरेसी की गई, कितने लोग थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं, जैसे उदा ने पिता की हत्या कर दी थी। तो बहुत सारे जो राजा हैं उनका जो है वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं, तो वो एक प्रॉपर हिस्ट्री में आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद होती है। तो आप लोग क्या करें, फैक्चुअल चीज़ें याद कर लें। इसमें जितने फैक्ट्स हैं उनको पॉसिबली आप मेमोराइज कर सकते हैं, उतने फैक्ट्स को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोर्शन है आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जो अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ से कवर होगा। बट थोड़ा बहुत आइडिया ले लें कि कैसे आमेर सभ्यताएं हुई, मानसिक कब आया, अकबर के काल में क्या हुआ, है ना, बाकी कौन कौन से राजा थे, किन्होंने उस जगह की स्थापना की, कौन सा वंश कौन से राजाओं ने शुरू किया, इसके बारे में आप छोटा सा एक डिटेल्ड आइडिया ले लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, बस उन्हीं को मेमोराइज करते रहें। और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, उनके जो डेटा है उनको याद कर लें डायरेक्टली। और देन मुस्लिम पावर के साथ जो राजपूत लोगों का रेजिस्टेंस जो हुआ, ये सारे जो मेवाड़ के साथ सबसे ज़्यादा अगेंस्ट में चला, इधर सिरोही और जालोर साइड में भी काफ़ी उनका जो है वो किया गया। तो ये सब यहाँ पर देखिए, रतन सिंह और हमीर सिंह, है ना, ये राणा हमीर सिंह, और एक हमीर जो थे आपके रणथंभौर वाले राजा भी हुआ करते थे, और कानड़ देव, मालदेव, है ना, ये सब चंद्रसेन और प्रताप, इनके बारे में आपको स्पेशल रेफरेंस देखना है, इनका डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा तो सबको ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वो हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमीर ने बहुत सारे जो है कार्य किए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है हमारे माने जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी कि एक बेसिक शॉर्ट आइडिया दे दूंगी कि जैसे हम लोग मेवाड़ का इतिहास अलग से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मारवाड़ के इतिहास को कर लेंगे, आमेर के इतिहास को कर लेंगे, जैसलमेर साइड के इतिहास को कर लेंगे, और जालौर और सिरोही वहाँ पे कौन से दुर्ग थे, किसने बनवाए, है ना, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। भक्ति मूवमेंट जो हुए, इसमें आपका मीराबाई आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। दादू आ जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो जो दरगाह है वो कहाँ पर है, कौन से काल में वो आए थे इंडिया, कब अकबर उनके दर्शन करने आए थे, कब अकबर कब यहाँ पर आए थे चादर चढ़ाने, और ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। और जो हमारे संत हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इजी पोर्शन भी रहेगा, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ, धन्ना, पीपा, हरिदास, रायदास, जसनाथ, और यहाँ पे आपके वीर कल्ला, राठौड़ और बहुत सारे लोक देवता हैं, उनको आपको डिस्कस करना है और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे संत भी हुए हैं जिन्होंने संप्रदाय चलाए, लाल दासी संप्रदाय, ये सब भी आपको पढ़ना है, किसने चलाया है ना। तो चरण दास और ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर नेम्स रहेंगे, वो आपको एज इट इज़ याद कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको मेमोराइज करना है बस, क्योंकि ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट्स जो हुए, जिसमें हमारे प्रजामंडल आंदोलन आ गए, है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे माणिक्यलाल वर्मा के, और बहुत सारे इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, अर्जुन लाल सेठी, और आपके जो माणिक्यलाल वर्मा हो गए, अर्जुन लाल सेठी हो गए, जमुना लाल बजाज हो गए,
और इसमें काफ़ी सारे नेम्स हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री पढ़े हुए भी। बट जो प्रजामंडल मूवमेंट्स हुए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा प्रजामंडल बना, कब बना, उन पे जो चीफ है उन्हें किससे बनाया गया, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, देश की आज़ादी के लिए, 1857 की क्रांति के लिए क्या क्या काम हुए, कहाँ से क्रांति शुरू हुई, कौन से मूवमेंट पे क्या हुआ, तो इसको एक कहानी की तरह आपको पढ़ना है और फिर डेटा को, फैक्ट्स को लिख कर याद करना है ना, हर चीज़ को आप यहाँ पर कहानी। हाँ, विजय सिंह पथिक उनका नाम था, भूप सिंह पहले था, ये पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन, भूप सिंह नाम था, फिर वो पकड़े गए थे, जेल में रहे, फिर वहाँ से भाग गए थे और फिर उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया था। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर कंटेंट काफ़ी है, फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, बट कहानी की तरह पढ़ेंगे तो एक कहानी दिमाग में घूमती रहेगी उन सबको याद रखकर। अब फोक कल्चर में आपको सारे डांसेस, फेस्टिवल्स, पेंटिंग से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, बट एक लक्ष्य में एक टेबल दी हुई है, आप उसको रिवाइज करेंगे बार बार, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है पेंटिंग से, और गाथाओं से, और हमारे लोकगीत जो है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का रहता है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, एक क्वेश्चन रहेगा कि ये जो आपका ऑर्नामेंट है कौन से बॉडी पार्ट पे पहना जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे जो है ऑर्नामेंट्स हैं, बट इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी बहुत डिटेल में जिनको पढ़ना है वो पूरा लक्ष्य में एक दे रखा है, उसको मेमोराइज करें। लैंग्वेजेस सारी पढ़नी होगी, कहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, उसके कितने प्रकार हैं, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, शेखावटी कहाँ बोली जाती है, और जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं उनको डिटेल में आपको डिस्कस करना है। ये जो सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं ना, इनका एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं दे दूँगी हिस्ट्री के लिए आपको, है ना, अलग ऐसे ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल के लिए, क्योंकि पढ़ रखा है मैंने, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकेगा, कितना मैक्सिमम आप कम टाइम में कर सकते हैं, इसका मैं एक आइडिया आपको दे दूंगी। जैसे हमने वन शॉट रिवीजन फिजिक्स का किया था, वैसे हम हिस्ट्री का एक वन शॉट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके देवनागरी और लिपि और इनके बारे में पढ़ना है आपको। देन लिटरेचर में आपको सारे पीरियड्स, पहले क्या हुआ था, प्री मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, पोस्ट में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा है, राइटर्स एंड देयर वर्क्स, इनकी बुक्स के नेम्स पूछे जाते हैं। टूरिज्म एंड राजस्थान हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, तो ये पूरा हिस्ट्री का पोर्शन है, ये पूरा आर्ट एंड कल्चर में आ गया, है ना। यहाँ से जो पोर्शन है सारा आर्ट एंड कल्चर का है, और इससे पहले वाला हिस्ट्री का है। तो टूरिज्म को आप जो है इसमें आप ज्योग्राफी से भी कंसीडर कर सकते हैं, ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ज्योग्राफी, ये आपको स्किप नहीं करना है, बहुत स्कोरिंग है हिस्ट्री में, फिर भी फैक्ट्स हैं, मुश्किल होगा इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना, कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी आप पूरा पढ़ेंगे तो भी, बट ये बहुत छोटा सा सिलेबस है एंड इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग। कैसे पढ़ना है, मैप बना के पढ़ना है, पूरा मैप बनाएंगे आप, और इस मैप में देखेंगे कि इसका जो पूरा रीजन कैसा है, रिवर्स कौन सी कहाँ से फ्लो हो रही है, लेक्स कौन सी कहाँ पर है, जैसे हम लेक्स की बात करें, मीठे पानी की झीलें कहाँ है, खारे पानी की झीलें कहाँ है, तो आप पूरा लोकेट कर रहे हैं, नागौर है या जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है ना, यहाँ पर आपका फिर जालौर आ जाता है, सिरोही आ जाता है, इधर आपका उदयपुर आ जाता है, चित्तौड़ आ जाता है, आपको मैप पूरा याद होना चाहिए, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इधर नीचे की साइड रहेंगे, कर्क रेखा यहाँ से पास होती है, कर्क रेखा पास होती है एकदम डूंगरपुर के बीच में से और बांसवाड़ा के नीचे से एकदम, तो ये जो है शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध में रहता है ना। यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री रहती है, तो आप देखते हैं 69 पॉइंट समथिंग से 70.17 डिग्री पूर्वी देशांतर में चलता है, अक्षांश में उत्तरी दक्षिणी अक्षांश आप देखते हैं, कोणा गांव रहता है गंगानगर का यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सम कटरा वाला है ना, इधर सिलाना गांव रहता है धूलपुर में। ऐसे करके आपको सारी चीज़ों को याद रखना है मैप के थ्रू कि कहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कितनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, 1070 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, टोटल 5920 रहती है, उसमें से बची हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, कौन कौन से जिले किन राज्यों के लगते हैं, ये तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, बट ये चीज़ें याद रखी जा सकती है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि आप मैप के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको एक मैथमेटिक्स जैसा बना दिया। ज्योग्राफी जो है समझने वाली चीज़ है, फैक्ट्स को हम अलग कर दें तो हम काफ़ी चीज़ों को भौगोलिक तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे रिवर बह रही है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ, कब निकली, कैसे कैसे बहती हुई कहाँ से जा रही है, कितने ज़िलों से ये पास हो रही है, कितने स्टेट्स में जा रही है, इस पर कहाँ पे बांध बनाया गया, कहाँ पानी को रोककर इसमें डैम बनाया गया है, ये सब हम आराम से पढ़ सकते हैं। क्लाइमेट, वही यहाँ पर जलवायु कैसी है,
आपका जो रीजन है, आप देखेंगे कि अरावली वाला जो क्षेत्र है वो पूरा हरा भरा क्षेत्र है, वहाँ पे खूब बारिश होती है, खूब हरियाली है। आप इधर आ जाएंगे तो जैसलमेर चले जाएंगे, बाड़मेर चले जाएंगे, बीकानेर चले जाएंगे तो प्रॉपर रेगिस्तान है, दिख ही नहीं रही हरियाली बिल्कुल भी। तो वो रेगिस्तानी रीजन है। क्यों है उसका रेगिस्तान होने का कारण क्या है? अरावली की जो पोजीशन है वो इस तरीके से, जैसे आप मैप बनाएंगे यहाँ पर, देन आप देखेंगे अरावली ऐसे पास हो रही है राजस्थान से और 2 भागों में बांट रही है इसे। तो अरावली का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं। तो जब ऊंची चोटियाँ हैं तो यहाँ पर काफ़ी डेंस रीजन आपके पास है। तो जो आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो मानसून आता है, तो यहाँ से आने वाला मानसून क्या करता है, सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं, क्योंकि टकराने के लिए कुछ है ही नहीं, पैरेलल आ रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला के। और इधर से जो मानसून आ रहा है वो कैसे निकल रहा है, यहाँ से जो मानसून आ रहा है वो टकरा रहा है पहाड़ियों से। तो यहाँ खूब वर्षा होती है इस साइड में अरावली के, लेकिन अरावली के उस साइड पे वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि मानसून उधर पहुंच ही नहीं पाता है। तो क्यों है, उसके पीछे रीजन है। तो आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है, भूमध्य रेखा मंडल से वहाँ से शुरू होता है, कैसे वो राजस्थान तक पहुँचता है, उसकी वजह से जो बारिश होती है सर्दियों में वो कैसे होती है, मावट उसे कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको आप समझ सकते हैं। अभी सॉइल है तो कैसी सॉइल है यहाँ पे, इसको कंसेप्चुअली आप ज्योग्राफी से समझ सकते हैं। कौन से मिनरल्स, कौन से खनिज कहाँ पाए जा सकते हैं, इसके लिए आप ट्रिक्स बना के याद कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या काम कर रही है सरकार, इसमें आपको रिसेंट जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं इससे करंट भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्या क्या पावर प्लांट्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको हर पॉपुलेशन के लिए 5 लोवेस्ट और 5 हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, मेल पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ है, टोटल 5 क्रम से याद रखने हैं। सीक्वेंस पूछते हैं कि इतने इतने इतने, और इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो घटते हुए क्रम में है, कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें याद रखनी है। कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर है, मेल पॉपुलेशन कहाँ है, जेंडर इक्वलिटी कहाँ नहीं है, जेंडर रेशियो कहाँ पे अच्छा है ना। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। कौन सा जो है तीसरे नंबर पे आता है जेंडर रेशियो में, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको पॉपुलेशन में एकदम अच्छे से समझना है। बायोडाइवर्सिटी में प्रॉपर कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जा रही है, कौन सी नहीं पाई जा रही है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, क्या हम उनके कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, और जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान नहीं है कितने हमारे पास अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं जहाँ पर शिकार अलाउड नहीं है, वहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पे होती है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंचाई के क्या साधन है, नलकूप है, कुएँ हैं, किससे सबसे ज़्यादा होती है, कितने % में होती है। हाँ, मेजर इंडस्ट्रीज़, कितने उद्योग है, सबसे पहली जो कपड़ा मिल है वो कहाँ लगाई गई थी, सबसे पहली जो सीमेंट की मिल फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगाई गई थी, उसके बाद दूसरी कहाँ पे लगाई गई थी, तीसरी कहाँ पे लगाई गई थी, अभी रिसेंट में कितने कारखाने हैं, कितने उद्योग चल रहे हैं, है ना, कितना अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, नई कौन सी इंडस्ट्रीज़ बनी है। तो ये आपको करंट से रिलेट करके इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। ड्रॉट एंड फेमाइंस, डिजर्टिफिकेशन के लिए राजस्थान सरकार क्या क्या काम कर रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कैसे डील कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पैंडेमिक से कैसे रिलेट कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा यदि आपने नहीं किया है। आप दिन का आधा घंटा भी ज्योग्राफी को देते हैं, मैथ को देते हैं, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक प्रिपेयर करते जाइए, कंसेप्चुअली समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्जाम टाइम पे रिवाइज करिएगा। टाइम बहुत कम है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें करनी होगी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसमें आपको गवर्नर को अच्छे से पढ़ना है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। चीफ मिनिस्टर एंड मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक क्वेश्चन रहेगा कि कैसे मंत्री परिषद काम करती है, क्या उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और क्या चीफ मिनिस्टर को वो अलाउ करती है, चीफ मिनिस्टर के क्या आपके पास पद है, योग्यता, पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि मंत्री परिषद होगी, कौन से अनुच्छेद में मंत्री परिषद के कार्य डिफाइन किए गए, किसमें वेतन एवं भत्ते डिसाइड किए गए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के। ये सारे आपको डिटेल में पढ़ना है, अनुच्छेदों को अच्छे से याद करना है। देन विधानसभा कैसे काम करेगी, हाई कोर्ट पे क्या होगा, पूरा जुडिशियल सिस्टम क्या है राजस्थान का, कैसे यहाँ पर जो हाई कोर्ट कहाँ पर है, हाई कोर्ट की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, विधानसभा और विधान परिषद क्यों नहीं है राजस्थान में, कब इसके बारे में लागू किया गया था, कब आपको दिया गया था एक ऑर्डर, कब पास किया गया था कि विधानसभा जो है वो बनी कब थी, उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, कितने जो है वो बहुमत से जीतने चाहिए, कब मुख्यमंत्री कैसे डिफाइन होगा, गवर्नर जो है वो कैसे बनाया जाता है, और किस अनुच्छेद में लिखा है कि भाई गवर्नर जो है वो आपका उस राज्य का नहीं होना चाहिए, क्या ये अनुच्छेद में लिखा है या सिर्फ एक परंपरा है
ये एक परंपरा ही है कि जो गवर्नर है वो स्टेट का नहीं होगा, ताकि वो एक निष्पक्ष तरीके से अपनी राय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दे सके, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो एक राज्यपाल को डोमिनेट करती है, और जब वो नॉमिनेट कर रही है तो वो ध्यान रखती है कि वो स्टेट का ना हो, किसी दूसरे स्टेट का पर्सन जो होता है वो गवर्नर बनाया जाता है, और मुख्यमंत्री से इसकी सलाह ली जाती है, ताकि क्योंकि दोनों को साथ रहना है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना रहे, तो केंद्र सरकार जो है वो मुख्यमंत्री से सलाह लेती है। ये भी एक परंपरा है, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी लिखा नहीं गया है। सेम ऐसे ही आप देखेंगे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम कर रहा है, इसके क्या काम है, आरपीएससी के काम क्या है, आयोग के काम क्या क्या है, तो पूरी लिस्ट बना के शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक पेज में काम हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस कमीशन कैसे काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स में कौन अभी हैं, पहले कौन थे, अभी कौन उसके चीफ वो हैं, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए कैसे काम कर रहा है, महिला मंडल आयोग कौन उसकी अभी मुख्य आयुक्त हैं, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं, कितने मेंबर्स नेसेसरी होते हैं, कितनी वुमेन मेंबर्स का होना ज़रूरी है, लोकायुक्त क्या होता है, ऑडिटर जनरल क्या होता है, किस तरीके से इसके क्या लिमिटेशंस हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री और इनके लिए अधिनियम पास कर सकते, कब हम बर्खास्त कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में क्या होता है, ये सब चीज़ें पंचायती राज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कितना पंचायती राज में क्या क्या डिवीज़न कर रखा है, किस तरीके से सरपंच चुने जाएंगे, उनकी योग्यताएं क्या है, और जो ग्राम सेवक है उसके काम क्या है, उसके अलावा जो पंचायत है उसके काम क्या है, कब वोट दे सकते हैं, कौन वोटर्स अलाउड होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़नी है, एंड द राइट, क्या क्या पॉलिसीज़ अभी मिल रही है हमें, और राइट्स क्या है हमारे ह्यूमन सिटीजनशिप के, हमें राजस्थान का नागरिक होने के लिए क्या क्या अधिकार मिले और क्या हमारे कर्तव्य है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सिटीजन्स चार्टर्स, सोशल ऑडिट, ये सब जन सूचना पोर्टल और राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसको आप करंट जीके से रिलेट करके पढ़ें। जो अभी पोर्टल्स आए हैं उनके बारे में डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से ईयर में वो रिलीज़ किए गए हैं और कब से वो काम कर रहे हैं, और उसका काम क्या है, एक्चुअल काम क्या है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनमें से काम नहीं है, तो आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया होगा तो ही आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी में आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बजट पढ़ना है बस, ठीक है। बजट पढ़ लेंगे और इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ लेंगे। अभी से क्या करो, या तो बाजार में मिलते हैं इकोनॉमिकल सर्वे से रिलेटेड, आप बाजार जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि भाई एक इकोनॉमिकल सर्वे और बजट की एक जो समरी बुक है वो हमें दे दो, तो वो दे देंगे। आपको कोई भी एक समरी बुक लेकर आना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका उसी से रिलेटेड रहेगा, उसमें आपकी सारी चीज़ें, एग्जैक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंट हुआ था, कितने टन उत्पादन हुआ था, क्या हुआ था, बहुत सारा यहाँ पर बहुत फलाना ढीम का डेटा पूछा जाता है खतरनाक तरीके से, बट ये स्कोरिंग है क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, तो रटना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, यू हैव टू मेमोराइज एंड रिकॉल दैट अगेन एंड अगेन, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ये ऐसा बजट है या बार बार पढ़ना पड़ेगा, देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन। इसीलिए मेरा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट बहुत वीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझ के आप बता ही नहीं सकते ना कितना डेटा था। अब 2000 आपका 20-21 का पूछ लेते हैं, है ना, 21-22 का पूछ लेते हैं, 22-23 का पूछ लेते हैं, इतना कितना याद रखे इंसान। बट ये स्कोरिंग है, तो जो याद कर सकते हैं वो लोग इसको अच्छे से पढ़ें। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, अभी जो चल रहे हैं इश्यूज राजस्थान में, अभी जो चल रहे हैं इन दिस मंथ एंड इन द नेक्स्ट मंथ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उसके 5 दिन पहले तक का करंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो करंट के क्वेश्चंस जो रहेंगे करंट जीके से रिलेटेड, उसके लिए आपको मूमल पढ़ना है या क्रोनोलॉजी, 2 बुक्स आती है राजस्थान की, मूमल या फिर क्रोनोलॉजी, दोनों में से आप एक कोई भी बुक, मैंने मूमल से पढ़ा है और क्वेश्चंस उससे मिल जाते हैं एग्जाम में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप ले सकते हैं जहाँ पर वो डेली बेसिस पे आपको करंट इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। उत्कर्ष के एक सर हैं, वो काफ़ी क्लासेस लेते हैं, 5 बजे उनकी क्लासेस होती हैं, आप वो देख सकते हैं, डेली बेसिस पे 1-1.5 घंटे की क्लासेस होती है, उसमें काफ़ी और भी कंसेप्ट जो है क्वेश्चन हैं वो भी कवर करते हैं, तो उसके थ्रू आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सब तैयार हो जाएगा करंट जीके के साथ। तो वो 1 घंटे की क्लास आप देख सकते हैं इफ़ यू जस्ट वांट टू, अदरवाइज आप 2x पे करके उसको बाद में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत उसको देखते रहना, काफ़ी अच्छा उत्कर्ष के नरेंद्र सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वो आप क्लासेस डेली बेसिस पे देखिए। राजस्थान का जीके वो करंट सारे टॉपिक्स कवर करते हैं उसमें। एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सब याद रखना है, कौन से स्पोर्ट्स में कौन जीता है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो पर्सनालिटीज़ जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं,
है ना, कहाँ पे उन्होंने जीता है, कौन सी जगह पर जीत गए हैं, कितने खिलाड़ी थे, कितने लोग गए थे यहाँ से, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सब पूछा जाता है। तो ये हुआ राजस्थान जीके का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बजट और इकोनॉमिकल सर्वे तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल का एक ओवरव्यू मैं दे दूंगी, ज्योग्राफी का ओवरव्यू दे दूंगी, हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का एक ओवरव्यू, यानी 4 वीडियोस हम लोग और बनाएंगे राजस्थान जीके पे, जिसमें हम कोशिश करेंगे एक मैराथन क्लास लेने की, जिसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक और बजट आपको खुद से पढ़ना है, करंट भी आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स में मैं हेल्प कर दूंगी, बाकी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, सो गाइज आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल अलॉट, और एक आइडिया लग गया होगा। लक्ष्य की बुक से पढ़े, नहीं तो कोई ना कोई कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट वो आप ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन मटेरियल ले वहाँ से, और उसको बार बार रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं तो PDF से ही रिवाइज करें। टाइम नहीं है इतना शॉर्ट नोट्स बनाने का, मैंने नहीं बनाए थे शॉर्ट नोट्स, अभी बना लिए होते तो अभी काम आ गए होते, बट नहीं बनाए थे। तो अभी मतलब याद करिए चीज़ों को, बार बार पढ़िए, एक ही तरीका है इनको अच्छे से पढ़ने का। सो थैंक यू एवरीवन।